Hello, welcome to Nitya Study. I am Rajesh Roshan, student of Indian Institute of Science, IISc Bangalore. So आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री शुरू में जब इवॉल्व हुआ तो लोग क्यूरियस थे कि जो सब्सटेंसेज है वो किस चीज़ से बने हैं, आखिर इनका ओरिजिन क्या है, इनका फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है। और लोग जैसे आज से 2500 साल पहले लगभग 400 BC में ग्रीक फिलोसफर्स जो क्यूरियस थे उन्होंने सोचा कि किसी एक मेटल को लेके उसको कई बार डिवाइड किया जाए, इतनी बार डिवाइड किया जाए कि लास्ट में ऐसा पार्टिकल बचे जो अब डिवाइड नहीं हो सकता, द कंडीशन ऑफ अनकटेबिलिटी, और उसका नाम दिया गया एटोमियो। एटोमियो उस पार्टिकल को कहा गया जो फंडामेंटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स। बट उनके पास ऐसा एविडेंस नहीं था जो एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर सके, इसलिए बाद में चल के पहली बार जो एविडेंस मिला जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो डाल्टन ने 1808 में हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा कि हर एक मैटर एक पार्टिकल से बना होता है, टीनी पार्टिकल, जो कि स्फेरिकल शेप होता है और उसे एटम कहते हैं। अब दो तीन टाइप के एलिमेंट जो हैं उनके नेचर अलग अलग हैं, लेकिन बने सब एटम से ही हैं। तो उसने कहा कि एक जैसे एलिमेंट के जो एटम हैं वो एक जैसे होंगे और दूसरे का दूसरे जैसा। जैसे मान लीजिए अगर गोल्ड है तो गोल्ड का कोई भी गोल्ड लेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। सिल्वर का गोल्ड से डिफरेंट होगा, लेकिन सिल्वर का सिल्वर से कंपेयर करेंगे तो वो सेम होगा। और उसने कहा कि जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन के टाइम एक्सचेंज होता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इतना तो उसने कहा, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक था, तो हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें इसका जो पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि he didn't explain why certain compounds contain certain ratios of element and why other compositions are not stable। क्यों जो कंपाउंड्स हैं वो एक निश्चित रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, दूसरा जो उसका फॉर्म है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है, ये पहला था। दूसरा जो था वो ये था वाई एटम एमिट और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये उसने नहीं समझा पाया किसी को कि ये रेडिएशन को एमिट या एब्जॉर्ब क्यों करता है। और तीसरा जो था वो ये था कि दो एलिमेंट के एटम क्यों डिफरेंट होते हैं केमिकल नेचर में। तो ये तीनों ड्रॉबैक थे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि माइकल फैराडे ने इसका
एक्सपेरिमेंट के थ्रू एविडेंस दिया कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। वी हैव डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। इस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब लिया और उसके अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड रखे। एक को निगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। निगेटिव टर्मिनल वाले को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव वाले को एनोड। और इसके अंदर वैक्यूम पंप के थ्रू इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया ताकि गैस का इंटरेक्शन कैथोड रे के साथ ना हो। और यहाँ पे जो मेन बात है कि एनोड के एंड पे जो प्लेट है उसमें एक होल है। वो होल इसलिए क्रिएट किया गया कि कैथोड रे जो है वो जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे होल होने के कारण ये एंड तक पहुँच जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग जिसे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं, जो कि कैथोड रे के इंटरेक्शन से ये इल्यूमिनेट होता है, मतलब चमकता है, जो कि हमें बताता है कि ये कैथोड रे है। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो कि माइकल फैराडे ने बताया था। पहला था कि ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, लाइक अ फोटोन और यू कैन से लाइट सोर्स। दूसरा है कि ये कैथोड रे जो है वो कैथोड के तरफ जनरेट होता है और ट्रैवल करता है एनोड की तरफ, यानी कि ये एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और तीसरा जो है वो है कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया? इसका मतलब इसके पास कुछ मास होगा। और ये कैसे देखा गया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? तो इसके कैथोड ट्यूब के अंदर एक प्रोपेलर लगा दिया गया। प्रोपेलर मतलब आप समझ सकते हैं कुछ घूमने वाला जैसा, जिससे कैथोड रे टकरा के उसको रोटेशन प्रोवाइड करे। तो उससे इसका क्या हुआ कि इसको पता चला कि कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि बाद में चल के जब प्रोपेलर से टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 इसके ऑब्जर्वेशंस थे। अब देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। इसने क्या किया कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब को उसने एक बॉटल का रूप दे दिया। ट्यूब को एक बॉटल का रूप दे दिया जहाँ पे जो इसका जो एंड है वो थोड़ा स्फेरिकल है। और यहाँ पे उसने 2 चेंजेस किए। पहला ये किया कि उसने यहाँ पे ये जो है ये दोनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नली अप्लाई किया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनोड और कैथोड के लिए है ही, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसके पाथ में कैथोड रे के पाथ में लगा दिया गया। और दूसरा चेंज ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, जो ये 2 मैग्नेट्स हैं, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अब
इसको इंडिपेंडेंटली स्विच ऑफ स्विच ऑन किया जा सकता है। तो उसने किया क्या कि शुरू में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रखा और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया। तो उसने देखा कि जो डेविएशन हो रहा है कैथोड रे में वो पॉजिटिव चार्ज की ओर हो रहा है। ये सीधे ना जाके ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर इसने सोचा कि अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं, इसको स्विच ऑन करते हैं। तो उसने देखा कि जो डेविएशन है वो दूसरे प्लेन में होने लगा, इस प्लेन में ऐसे। तो इसका कंक्लूजन क्या था? इसका कंक्लूजन ये था कि कैथोड रे जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके पास मास है। ये दो कंक्लूजन था। फिर इसने दोनों फील्ड को साइमल्टेनियसली और यू कैन से इसने ऐसे ट्यून किया इन दोनों फील्ड को कि उसे चार्ज टू मास रेशियो उसने ऑब्जर्व किया। चार्ज टू मास रेशियो जो था उसका वैल्यू था, जैसे चार्ज Q था, मास M था। सो द रेशियो वाज 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी इसके वैल्यू आ गए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसके पास Q/M तो रेशियो आ गया, लेकिन यहाँ पे दो अननोन है, Q और M। चार्ज भी अननोन है, मास भी अननोन है, और इक्वेशन है हम लोग के पास एक। तो अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ, अब सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन का या तो मास गिवन होता या चार्ज गिवन होता तो दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। मिल्कन एक साइंटिस्ट था जिसने मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1906 में। उसने ये कंडक्ट इसलिए किया कि वो जानना चाहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज कितना है, या फिर अगर चार्ज ना पता चले, अगर मास भी पता चले तो भी हम लोग Q/M जो रेशियो हम लोग ने देखा था उससे हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे कि उसके पास चार्ज कितना है। तो ये है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें इसने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बीच में जो पार्टीशन है वो एनोड प्लेट है जिसमें एक होल है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है, और नीचे जो है वो एक कैथोड है। और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी लगाया गया जो कि ऑयल ड्रॉप के पाथ को ट्रेस करता और पता लगाता कि इसकी स्पीड क्या है, इसका ये कैसे मूव कर रहा है। और इसने एक एक्सरे सोर्स भी लिया। ये एक्सरे सोर्स क्यों लिया? तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑयल ड्रॉप कैसे बनता है। ऑयल से ऑयल ड्रॉप बनाने का प्रोसेस जो है वो एटमाइज़र करता है। एटमाइज़र जैसे ये कन्वर्ट कर देता है ऑयल को ऑयल ड्रॉपलेट्स में। ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के बाद जैसा आपने देखा होगा कि परफ्यूम का जो बॉटल होता है, हम लोग परफ्यूम, लिक्विड परफ्यूम को जब प्रेस करते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है।
सेम मैकेनिज्म एटोमाइज़र का भी है। तो इसमें ये हुआ कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो होल के थ्रू नीचे जाएंगे। अब ये नीचे तो जाएंगे, लेकिन ये एक चार्ज पार्टिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल इसको बनाना पड़ेगा ऑयल ड्रॉपलेट को। तो ऑयल ड्रॉपलेट को चार्ज पार्टिकल कैसे बनाया जाए? इसका एक तरीका ये है कि एक्सरे लिया जाए और उससे इसमें प्रेजेंट जो गैसेज हैं उसको आयनाइज किया जाए। तो उससे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो ऑयल ड्रॉप से अटैच हो जाएंगे और इसको एक निगेटिव पार्टिकल, निगेटिव ऑयल ड्रॉप पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि there are two forces which are acting. One is gravity and other is electric field. तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है। तो इसको ऐसे किया जा सकता है कि अगर mg को qe के बराबर कर दिया जाए, यानी कि नेट फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप इज 0, दैट इज qe इक्वल टू mg। तो यहाँ से और यहाँ पे हम लोग मास जो है ये नोन है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसका मास तो नोन है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी भी पता है। तो यहाँ से हम लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे। अब इस चार्ज को फाइंड किया गया, उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे Q/m is equal to 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, जो कि जे थॉमसन ने दिया था एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पे हम लोग को Q भी फाइंड हो गया, और Q की वैल्यू जो थी वो थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम लोग के पास Q भी है, ये रेशियो भी है, तो हम लोग यहाँ से मास भी फाइंड कर सकते हैं। जो मास निकल के आया उसका वैल्यू है 9.01 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका कंक्लूज़न क्या रहा? कंक्लूज़न में आप समझ सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो सेवरल टाइम्स लोअर था मास ऑफ एटम के। इसलिए डाल्टन की जो हाइपोथेसिस थी वो रॉन्ग थी। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज बट एटम इज न्यूट्रल, सो देयर वाज नीड टू प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि एटम जो है वो तो न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिवली चार्ज है ना वो नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको तो वो तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो हाइपोथेसिस थी डाल्टन की, ये तो रॉन्ग है। तो इसको लेके जे थॉमसन ने
एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया 1898 में, जिसे कि प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। उसका कंक्लूज़न ये था, जे थॉमसन ने इसको प्रपोज किया था, कि जो एटम्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, स्फेयर हैं, और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कि आप देख सकते हैं इसमें रेड पार्ट जो है, ये जो रेड पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के यूनिफॉर्म डेंसिटी में एम्बेडेड हैं। जैसा कि आप देखते होंगे तरबूज, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी फील्ड बोल सकते हैं। और जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करें, तो उस शेप को प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल बोला गया। यानी कि जो एटम है वो ऐसा ही दिखता है, ये जे थॉमसन ने बताया था। लेकिन कुछ समय बाद ये हाइपोथेसिस भी जाके गलत हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको 1911 में रदरफोर्ड ने कंडक्ट किया। इससे हम लोग फाइंड करेंगे कंक्लूज़न कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सर्कुलर स्क्रीन है, और ये सर्कुलर स्क्रीन जो है इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। और जिंक सल्फाइड के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि वो एक कोलिजन के बाद, रे से कोलिजन के बाद इल्यूमिनेट होता है, यानी चमकता है। तो वो उससे ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ पे टकराया पार्टिकल। तो इसमें उसने ये किया कि एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया, और उसको गोल्ड फॉयल जो है, ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पे इसने इसको कोलिजन कराया। तो इसका ऑब्जर्वेशंस क्या थे? इसके ऑब्जर्वेशंस थे कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे स्क्रीन पे जाके कोलाइड कर रहे हैं और इल्यूमिनेट हो रहे हैं। दूसरा था उनमें से कुछ स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, यानी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उनमें से भी थोड़े से, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उनमें से थोड़े से, यानी रेयरली जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं, यानी टकरा के आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो इससे उसने ये ऑब्जर्वेशन पाया। तो इसका कंक्लूज़न क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन तो हम लोग जानते हैं कि ये था। इससे कंक्लूड क्या किया गया? इसे कंक्लूड ये किया गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही होती तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज जो डेंसिटी फील्ड है उससे जो एटम अल्फ़ा पार्टिकल टकराते हैं तो वो फुली बाउंस बैक कर जाते हैं।
ना कि अनडिफ्लेक्टेड वो चले जाते सीधे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, यानी कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था वो गलत था। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसे एनोड रे एक्सपेरिमेंट कहा गया। अब इसमें डिफरेंस ये था कि जो ग्लास ट्यूब था वो फुल्ली इवैक्यूएटेड नहीं था, यानी इसमें थोड़ा सा गैस था, ये फुल्ली वैक्यूम नहीं था। और दूसरा सेटअप एक्सपेरिमेंट का ये है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब कि इसमें छोटे छोटे होल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं होल्स, ये होल्स थे। ये क्यों किया गया है, ये जो होल्स हैं, ताकि जो एनोड रे है वो एंड पे जाके यहाँ पे अपना इल्यूमिनेशन दिखा सके। तो इसमें हुआ ये कि जो कैथोड था उससे कैथोड रे निकले, लेकिन बीच में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं, क्योंकि फुली वैक्यूम नहीं है इसमें। तो इससे क्या हुआ कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो गए और उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दिया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गए। और अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ एक्सेलरेट होने लगा। तो इस तरह से एनोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? ऑब्जर्वेशंस इसके बहुत सारे थे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ये था, रेज ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इसलिए इसे एनोड रे कहा गया। और ये जो रे है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जो ये जो गैस है, जो एनोड एनोड रेज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस पे, यानी कि जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन पे डिपेंड कर रहा है। ये ये डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि E/M रेशियो जो है वो हर एक गैस के लिए अलग अलग आएगा। इस पार्टिकल के लिए, ये एनोड रे पार्टिकल के लिए। और इसका जो चार्ज है, चार्ज का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और मास जो है, और जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा है।
लगभग। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि द न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ द एटम containing positive charge which provide mass to the nucleus। लेकिन एक काम इसमें और हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवर को कैसे डिस्कवर किया गया। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है इसमें एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और हीलियम का जो मास है इसके कंपैरिजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, जबकि होना चाहिए था 2 टाइम्स। क्योंकि अगर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सही है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होना चाहिए था, यानी कि जो मास का रेशियो होना चाहिए था वो 2 टाइम्स होना चाहिए था। तो आखिर ये 4 टाइम्स कैसे हो रहा है, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा ये था कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन एक साथ अगर न्यूक्लियस में रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आखिर ये स्टेबल कैसे है। तब हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने फाइंड किया कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है ही, हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी हैं और इक्वल नंबर में है। प्रोटॉन जितना है उतना ही न्यूट्रॉन है। तो इससे क्या हुआ कि 2 प्रोटॉन तो है ही, इसके पास 2 न्यूट्रॉन भी आ गया, यानी 4 टाइम्स जो मास आ रहा था वो अब सेटिस्फाइड हो गया। और इसका मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो इससे फाइनल कंक्लूज़न क्या होता है। फाइनल कंक्लूज़न ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हैशटैग मैंने दिया नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये दोनों इक्वल मास के होते हैं, जो कि एटम को मास प्रोवाइड करते हैं। मास इन्हीं से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है। इसका मतलब हमारे एटॉमिक मॉडल में ये हुआ कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो, अगर मैं हीलियम एटम का बनाऊं एटॉमिक मॉडल ऑफ दैट चैडविक, तो हम लोग के पास एक न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, यानी कि हमारा जो मास है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग मासलेस, लगभग मतलब मास है लेकिन बहुत कम है। और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का। तो ये ऑब्जर्वेशन आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट को
कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पर्सन है पी, और ये 11th क्लास में है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसका रोल नंबर क्या है, दूसरा ये किस स्कूल में है, लाइक दैट। तो वैसे ही जो पी एलिमेंट है उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला जो नाम आता है वो है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और ये जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम के बराबर। और तीसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज, यानी कि क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये तीन हो गए। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम्पल है कि किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, और चार्ज और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6 है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है। शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लोग जैसे कोई एलिमेंट x है तो x लिखते हैं, इसके ऊपर एटॉमिक मास को लिखते हैं। एटॉमिक मास जो होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को z से। तो इसके ऊपर a लिखेंगे, इसके नीचे z लिखेंगे, इसके राइट साइड में अपर राइट साइड में q लिखेंगे, और ये x जो है वो इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो वैसे ही इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हम लोग पाएंगे कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो 6 + 6 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि 12 है। एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर यानी कि 6। और चार्ज कितना है? वो 0 है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे बताना। चार्ज को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? चार्ज को क्वांटिफाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 - 6 दैट इज 0। तो इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लोग डिनोट करते हैं कार्बन से C, जिसका मास है 12, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और चार्ज 0। 0 को डिनोट नहीं करते हैं। ये हो गया इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन। अब हम लोग देखेंगे
तीन कंसेप्ट है। पहला है आइसोटॉप, दूसरा है आइसोबार और तीसरा है आइसोटोन। ये चीज़ क्या है? तो पहला देखते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 3 एलिमेंट का, एक है 12C6, 13C6 और 14C6। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको देखेंगे तो हम लोग के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 6, और ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 6, और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 6 + 6, तो ये भी 6 आएगा। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 6, 6 और 7, इसका 6, 6 और 8। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। अगला कंसेप्ट है आइसोबार का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। दो एलिमेंट लेते हैं H31 एंड He32। H31 को हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम, हाइड्रोजन एटम with 1 electron, 1 proton and 2 न्यूट्रॉन। जैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में देखें तो हम पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 है क्योंकि ये चार्जलेस या न्यूट्रल है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, नहीं 0 नहीं 2 है, सॉरी। अगर हीलियम में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है क्योंकि चार्जलेस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, और तीसरा जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 1 आएगा। ये 1 कैसे आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर के बराबर होगा यानी 2 + 1 3। तो इससे हम लोग देखते हैं कि इसमें सेम एटॉमिक मास है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो इसको आइसोबार बोलेंगे। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे आइसोटोन के बारे में।
आइसोटोन क्या है? आइसोटोन है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 एलिमेंट का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एक 36s, 37Cl एंड 40 कैल्शियम। तो इसमें अगर फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है मैं लिख देता हूँ यहाँ 16, 17 और 20। तो यहाँ से फाइंड हो गया कि प्रोटॉन जो है वो 16 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 16 क्योंकि चार्जलेस है, और तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 20। दूसरा जो है क्लोरीन का आप अगर फाइंड करेंगे तो 17, 17 एंड 20, और इसका अगर फाइंड करेंगे तो 20, 20, 20। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम है तीनों, इसलिए इसको आइसोटोन बोल देते हैं। ये जस्ट नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं, कंसेप्ट है। तो इतने तक का जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया ये इस वीडियो में, इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me स्लैश t.me स्लैश नित्य स्टडी। इस पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, डिटेल्ड नोट्स हैं। सो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।